नमस्कार, आई एम अमितेंद्र सिंह और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। आज की डिस्कशन के टॉपिक्स रहेंगे वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन, इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में क्या क्या इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, सोर्सेज कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पर वाटर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, एंड फाइनली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे या फिर कैसे कंट्रोल करेंगे। वाटर पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज any change in water quality that has a negative effect on humans and other living things. वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है वाटर की क्वालिटी में ऐसा कोई भी चेंज जो ह्यूमंस पर या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर नेगेटिव इफेक्ट डाले, या फिर वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी केमिकल, biological and or physical change in water quality that has a harmful effect on living organisms. वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है कोई केमिकल, बायोलॉजिकल या और फिजिकल चेंज, मतलब इनमें से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या ये सारे भी हो सकते हैं। ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी चेंज होती हो और वो हार्मफुल इफेक्ट डालती हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। मतलब पानी की क्वालिटी का चेंज होना किसकी वजह से? ड्यू टू पोल्यूटेंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन कहलाता है। इंप्योरिटीज क्या क्या होती हैं वाटर में? The various impurities present in water are known as water pollutants. Water pollutants किसे कहेंगे? जो पानी में impurities present होती हैं उनको water pollutant कहते हैं। अब water impurities को या pollutants को कैसे ग्रुप करेंगे? सबसे पहले sediments are generated from soil erosion, dirt, dust और सैंड एंड अदर सॉलिड पार्टिकल्स। जो धूल मिट्टी या सॉइल इरोजन से जो धूल मिट्टी आती है या जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंट्स इंप्योरिटीज पानी में मिलाते हैं। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट से आए, फर्टिलाइजर्स से आए जो कंपोस्ट और मैन्योर हम यूज करते हैं, पेपर मिल्स के वेस्ट से आए या फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के डिस्चार्ज से आए। ये जितनी भी वेस्ट होती है जो ऑर्गेनिक होती है वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पानी में मिलाती है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ये जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा पानी में डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। कैसे बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती हैं जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स, मिनरल एसिड्स, मेटल्स जो कि डिस्चार्ज की जाती हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट या कोल माइन से, किसमें? वाटर के सोर्स में, तो वो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहलाती हैं। रेडियो एक्टिव इंप्योरिटीज, ऐसी इंप्योरिटीज जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलती हैं पानी में जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। सो दीज आर एडेड बाय माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स और सब्सटेंसेज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैबोरेटरीज एटसेट्रा।
तो मेडिकल रिसर्च में या इंडस्ट्रियल रिसर्च में या पावर प्लांट्स में जो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करते हैं उसकी माइनिंग, प्रोसेसिंग या टेस्टिंग की वजह से जो इंप्योरिटीज निकलकर पानी में मिल जाती हैं वो रेडियो एक्टिव इंप्योरिटीज कहलाती हैं और वाटर को पोल्यूट करती हैं। थर्मल पोल्यूटेंट्स, हीट जो है हम हीट को भी पोल्यूटेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से पानी की जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी पानी की कम होती है तो जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं जैसे फिशेस हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हार्मफुल इफेक्ट डालता है एक्वेटिक लाइफ पर। इसलिए हम हीट को भी थर्मल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और ये हीट कैसे आती है पानी में? जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो बिजली बनाते हैं, वहां पर जो कूलिंग के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट्स में, उसको रिवर्स में, पोन्ड्स में, लेक्स में, ओशन में जब डिस्चार्ज किया जाता है तो वो टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। किसका? रिवर का या पोन्ड का। देखिए गर्म पानी आप जब इनमें मिलाएंगे तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे तापमान बढ़ा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कैरी करने की पानी की क्षमता कम हुई और जो है फिशेस या एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। एंड फाइनली बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया, एल्गे, अमीनो एसिड्स, पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, माइक्रोब्स एंड पैरासाइट्स। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में मिलते हैं तो ये बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज कहलाती हैं और ये भी पानी को पोल्यूट करते हैं। तो ये सारी इंप्योरिटीज वाटर को पोल्यूट करने का काम करती है। हम समराइज कैसे करेंगे? इन्फेक्टिशियस एजेंट्स जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, पैरासाइटिक वर्म्स हैं, कहां से आएंगे? ह्यूमन वेस्ट से जो हम एक्सक्रीट करते हैं, फिकल मैटर, या एनिमल वेस्ट से। जब ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट वाटर सोर्स में मिलता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पानी के सोर्स में चले जाते हैं। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट जितनी भी होती है, जितनी भी ऑर्गेनिक डेब्रिस, चाहे वो फूड प्लांट से है, पेपर मिल से है, जब पानी में जाएगी तो ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ जाती है। तो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ता है फॉर डिकम्पोजिंग द वेस्ट, तो इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी एसिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, चाहे हाउस होल्ड वेस्ट से जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिकल्स जाके पानी के सोर्स में मिलते हैं तो वो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हमने पढ़ा, जो रेडियो एक्टिव ओर या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के प्रोसेसिंग से जो वेस्ट निकलती है, यदि वो पानी में मिलती है तो रेडियो एक्टिव इंप्योरिटीज। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स के जितने भी डिकम्पोज होने के बाद पानी में यदि मिल जाते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो वो सारी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पानी में बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी ऑयल्स हैं, गैस हैं, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, सॉल्वेंट, डिटर्जेंट, चाहे वो हाउस होल्ड से आए चाहे इंडस्ट्रीज से आए, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंप्योरिटीज पानी में बढ़ा देते हैं। इरोडेड सेडिमेंट्स, सॉइल है, मिट्टी है, धूल है, सिल्ट है, ये सारे जो है ये भी इंप्योरिटी का काम करते हैं। हीट एंड थर्मल पोल्यूशन हमने पढ़ा, हीट को भी हम पोल्यूटेंट मानते हैं जो पावर प्लांट से आती है, चाहे फिर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आए, वो पानी को गर्म कर देती है और एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हम हीट को भी पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये सारी इंप्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर। अब सोर्सेज क्या क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? जो सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन
एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं? जब जो सोर्स है पोल्यूशन का उसको हम डेफिनेट सोर्स और प्लेस पे आइडेंटिफाई कर सकें। यदि वो एक जगह से एक सोर्स से पोल्यूशन आकर पानी में मिल रहा है तो वो पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन हुआ। ये जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री की वेस्ट आके पानी में मिल रही है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये यहां से आ रहा है, तो उसको मैनेज करना और मॉनिटर करना, रेगुलेट करना आसान होता है। नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? जब सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो कई जगह से आए एंड कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाई। हम एक जगह को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, काफी जगह से पोल्यूशन आकर वाटर सोर्स में मिल रहा है ओवर अ लार्ज एरिया, उसको कहेंगे नॉन पॉइंट सोर्स। मतलब हम एक पॉइंट को चिन्हित नहीं कर सकते कि यहां से पोल्यूशन पानी में मिल रहा है। जैसे कि रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, एग्रीकल्चरल जो खेत होते हैं हमारे जो वाटर के सोर्स के पास हैं और उनसे सभी खेतों से पानी जा जाकर और वाटर सोर्स में मिल रहा है, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स हो गया। कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं काफी, वहां से सभी से आके मिल रहा है। एनिमल वेस्ट जो है पानी में जा रहा है, या एसिड रेन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से भी नुकसान होता है वेजिटेशन को या एक्वेटिक लाइफ को, तो भी हम इसको नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहते हैं। तो जहां पर हम सोर्स को पॉइंट आउट नहीं कर सकते वो तो नॉन पॉइंट सोर्स, और जहां हम सोर्स को आइडेंटिफाई पॉइंट आउट कर सकते हैं तो पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एग्जांपल देखिए, अभी ये फैक्ट्री है, यहां से वेस्ट आके पानी में मिल रहा है तो पॉइंट सोर्स इस पॉइंट से मिल रहा है। या यदि हाउस होल्ड से यदि ये यहां पानी में आके मिल रहा है तो ये पॉइंट सोर्स यहां से आकर मिल रहा है, तो ये हो गए पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। नॉन पॉइंट मतलब काफी सोर्सेज से, यहां से रूरल होम से भी आ गया, अर्बन स्ट्रीट से भी आ गया, क्रॉप लैंड से भी आ गया, खेत से भी आ गया, एनिमल का वेस्ट भी आ गया, इंडस्ट्रीज का भी आ गया, तो ये सारे मल्टीपल जगह से आ रहा है, तो नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो मेन सोर्सेज क्या क्या है पानी के पोल्यूशन के? सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट, जो हाउस होल्ड वेस्ट होती है हमारी, यदि हम उसको पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं या पानी में जाने देते हैं, चाहे वो रूरल एरिया से है चाहे अर्बन एरिया से है, तो पानी को पोल्यूट करने का काम करती है। तो इसलिए मेन सोर्स क्या हुआ? डोमेस्टिक वेस्ट का। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आती है, चाहे पेपर इंडस्ट्री से आए, रबर इंडस्ट्री से आए या मेटेलिक इंडस्ट्री से आए, जितनी भी ये वेस्ट होती है, जब हम उनको पानी के सोर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं तो पानी को पोल्यूट करने का काम करती है और वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन जाती है इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, खेतों में हम जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो पानी के साथ बहकर वो पानी के सोर्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो फर्टिलाइजर्स और हमने पेस्टिसाइड यूज किए हैं वो भी पानी के साथ मिलकर पानी के सोर्स में मिल जाते हैं और वाटर पोल्यूशन का काम करते हैं। तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है इंडस्ट्रीज से, वो क्लाउड्स के साथ ऊपर जाकर सल्फ्यूरिक एसिड जो रेन के माध्यम से वापस आती है और वेजिटेशन को और एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचाती है। तो एसिड रेन भी वाटर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट्स। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे कोल से चलता है चाहे न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव एनर्जी से चलता है, तो जब भी इनको कूलिंग के लिए इनका जो मैकेनिज्म होता है, जो पानी यूज किया जाता है, तो वो जब गर्म पानी हम वाटर सोर्स में डिस्चार्ज कर देंगे तो रिवर या लेक्स या ओशियन का जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ा देता है, और ऐसा देखने में आया है कि प्राय 10 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पहला तो पानी में ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और दूसरा जितनी पानी में एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वाटर पोल्यूशन का काम करती है। ये माइनिंग एंड ऑयल गैस वेस्ट, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज से या ऑयल इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है वो भी वाटर पोल्यूशन का काम करता है। या फिर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में जो हम शिप का इस्तेमाल करते हैं थ्रू वाटर रूट,
तो जब हम ओशियन से शिप ले जाते हैं और वो यदि स्पिल हो जाता है ऑयल, या एक्सीडेंट की वजह से जो ऑयल है वो समुद्र में बिखर जाता है, तो वाटर पोल्यूशन का काम करता है। तो ये भी एक मेजर सोर्स है ओशियन वाटर पोल्यूशन का। एक्वेटिक प्लांट जो है वाटर हाइसिंथ, जिसको कि हम एक बड़े पत्ते का जो प्लांट होता है, लार्ज लीव्स होते हैं उसके, जो पानी में बहुत तेजी से ग्रो करता है और पूरा जो पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है पानी में, और जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है और उनकी जो लाइफ है उसको हार्म पहुंचता है। तो इसलिए हम इस प्लांट को भी जो है पोल्यूशन क्रिएट करने के सोर्स के रूप में जानते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन को समराइज किया है। हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सीवेज के माध्यम से पानी को पोल्यूशन का काम करता है। माइनिंग एंड ऑयल स्पिलेज, जो यदि तेल बिखर जाता है शिप से ओशियन में या माइनिंग इंडस्ट्रीज से, तो भी जो है वाटर पोल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, यदि वो पानी के माध्यम से जो है डिस्चार्ज हो रहा है वाटर सोर्स में, तो भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। थर्मल पोल्यूशन पावर प्लांट से। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, खेतों से जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं पानी में मिलकर यदि वाटर सोर्स तक पहुंचते हैं तो भी पोल्यूट कर देते हैं। और एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड जो है रेन के माध्यम से जब भी प्लांट्स को और ओशन को या रिवर को या पॉन्ड को, जो भी वाटर सोर्स है, उनको पोल्यूट करने का काम करती हैं। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के। अब ये इफेक्ट कैसे करेंगे? जो ये वाटर पोल्यूशन है ये खाली ह्यूमंस को ही इफेक्ट नहीं करता है, बाकी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है, एनवायरनमेंट पर भी इफेक्ट डालता है और इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। तो जो इसके वेरियस इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन के, वो देखिए, सबसे पहले तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। रिवर्स जो हैं वो डस्टबिन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, यदि उनमें सॉलिड वेस्ट मिलता है तो वो जो है डस्टबिन बनकर रह जाती हैं। तो ये जो वाटर सोर्स हैं दे आर चेंजिंग इनटू डस्टबिन्स, तो पोल्यूट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि सरफेस वाटर भी पोल्यूटेड है और ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड है तो पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन required to decompose the organic matter in water biologically। मतलब क्या हुआ इसका कि पानी में वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि चाहिए होती है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, और डिकम्पोज कौन करेगा? जो बैक्टीरियाज होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बीओडी बोलते हैं। तो ये मेजर है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का पानी में, तो ये भी बढ़ जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है बढ़ गए पानी में, तो बैक्टीरिया ज्यादा काम करेंगे वहां पर, उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। अब वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा ह्यूमंस पर? ह्यूमंस पर भी एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट होता है इसका। बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। क्या क्या इफेक्ट होता है? यदि पोल्यूटेड पानी को पिया जाए तो उससे ह्यूमंस जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनको काफी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कोलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, पीलिया सुना होगा आपने। तो ये सारी की सारी बीमारी पोल्यूटेड वाटर को पीने से होती है। दूसरा, लेड कंटेमिनेशन, हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स मे कॉज कैंसर। इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है ह्यूमंस में। तीसरे नंबर पर, पोल्यूटेड वाटर मे कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं पोल्यूटेड वाटर को यूज करने से। उसके बाद यदि पोल्यूटेड वाटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन डिजीज हो जाएंगे, रैशेज, एलर्जी हो जाती है स्किन की, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसके बाद यदि फ्लोराइड कंटेमिनेशन बढ़ गया है तो इससे दांतों की और बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फाइनली ब्लैक फुट, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन वाटर की वजह से होता है। एंड ब्लू बेबी डिजीज, जब बेबी का जो शरीर है, बच्चे का जो शरीर है वो नीला पड़ने लग जाता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है शरीर में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और बच्चे का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। तो ये डिजीज भी हो सकती है बाय यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। तो ये सारी की सारी एडवर्स इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन बींग्स पर। समराइज करें तो क्या क्या इफेक्ट होगा वाटर पोल्यूशन का ह्यूमंस पर? जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्किन प्रॉब्लम्स, रैशेज या एलर्जी, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, बोन एंड टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, या फिर कॉमन डिजीजेस जैसे कोलेरा, जियार्डिया, टाइफाइड या जॉन्डिस हो सकता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन का के ह्यूमंस पर। अब हम इनको प्रिवेंट कैसे करेंगे या कंट्रोल कैसे करेंगे वाटर पोल्यूशन को? तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें पानी का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। सेव वाटर, कंजर्व वाटर। और जब हम पानी को बचाएंगे तो जो वेस्ट वाटर है वो कम हो जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। बेटर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा आता है उसको हम प्रॉपरली यदि ट्रीट करेंगे और फिर पानी के सोर्स में जाने देंगे तो पोल्यूटेंट्स पहले ही रिमूव हो जाएंगे, तो ये वाटर पोल्यूशन का काम नहीं करेगा। इसलिए हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को पानी में मिलाने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वाटर पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सके। अब मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे हैं उनका इस्तेमाल करो, किसकी जगह? आर्टिफिशियल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जगह। तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट हो गया, वाटर को पोल्यूट नहीं करेगा। रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है हमें उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो वाटर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सौर ऊर्जा है या विंड एनर्जी है उनको यूज करना चाहिए, किसकी जगह? ऑयल या गैस की जगह। तो जब इनका यूसेज कम होगा तो इनके द्वारा पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पर होना चाहिए। उसके बाद लिमिट एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स एंड एनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें जो खेती में पेस्टिसाइड का यूज होता है उसे कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाती है, नए नए कानून लाती है, उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज हैं वो अपनी वेस्ट को रिवर में, ओशियन में डंप ना करें, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है। यदि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपने जो वेस्ट है उसको वाटर सोर्स में नहीं मिलाएंगे तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा। एंड फाइनली रिसाइकलिंग, रिनोवेशन, रिचार्ज एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है हमें उसको प्रॉपरली ट्रीट करके रीयूज करना चाहिए, चाहे वो इरिगेशन के लिए है, खेती के लिए है या फिर रिचार्ज करने के लिए है। रिचार्ज यानी वापस से जमीन में उसको भेज देना चाहिए ताकि जो ग्राउंड वाटर सोर्स है वो रिचार्ज हो सके। तो हमें वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट कर कर रीयूज करना चाहिए। अभी ग्राउंड वाटर को कैसे पोल्यूट होने से बचाया जा सकता है या कैसे क्लीन किया जा सकता है?
फाइंड सब्स्टिट्यूट्स फॉर टॉक्सिक केमिकल्स। जो जहरीले केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए हमें सब्स्टिट्यूट्स फाइंड आउट करने चाहिए और केमिकल्स को यूज ना करके ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स को यूज करना चाहिए। जो लैंडफिल्स हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स जो बने हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमें सिस्टम इंस्टॉल करने चाहिए। लीकेज डिटेक्टर लगाने चाहिए ताकि थोड़ा सा भी यदि कुछ लीकेज होता है, चाहे ऑयल का लीकेज है, गैस का लीकेज है या केमिकल्स का लीकेज है, जो अंडरग्राउंड टैंक्स बने होते हैं उनसे, तो हमें तुरंत पता लगे और लीकेज को अवॉइड किया जा सके। हैजार्डियस वेस्ट को लैंडफिल्स में इंजेक्ट जो वॉल्स होती हैं या जो लैंडफिल्स होते हैं उनमें अवॉइड करना चाहिए। हैजार्डियस यानी हार्मफुल जो वेस्ट होता है, हार्मफुल वेस्ट हम डाल देते हैं जिसकी वजह से जब रेन आती है या पानी के सोर्स के साथ मिलके वो वेस्ट वाटर सोर्स में चला जाता है और वाटर को पोल्यूट करता है। तो लैंडफिल्स या फिर इंजेक्शन वेल्स में इस हैजार्डियस वेस्ट को हमें नहीं डालना चाहिए। और जो हार्मफुल लिक्विड्स हैं उनको हमें अबव ग्राउंड टैंक्स में स्टोर करना चाहिए, मतलब ग्राउंड से ऊपर। ग्राउंड के नीचे स्टोर करते हैं, लीकेज हो जाती है तो वो केमिकल या जो हार्मफुल मटेरियल है वो पानी में मिल जाता है अंडरग्राउंड वाटर में। ऊपर रहेगा, लीकेज इजीली डिटेक्ट होगी, डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट नहीं होगा। तो ये तो सारे स्टेप्स थे हमारे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने। अब क्लीन करने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं हमारे ग्राउंड वाटर के। जो वाटर होता है, जो पोल्यूटेड वाटर है, उसको ऊपर पंप करो, क्लीन करो और वापस से रिचार्ज कर दो। लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेक्ट करें जो वाटर के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको क्लीन कर दें, ये भी कॉस्टली है। सबसे जो इजी मेथड है वो नैनो पार्टिकल्स को पंप करने का है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं। चिपेस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, सबसे इफेक्टिव है, लेकिन ये अभी डेवलपिंग फेज में है। इट इज स्टिल बीइंग डेवलप, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अभी व्हाट आर द वेरियस सॉल्यूशंस वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के? सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमें ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है, नॉन पॉइंट सोर्सेज जितने भी हैं उनको रिड्यूस करना है, जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके रीयूज करना है, चाहे इरिगेशन में यूज करें, खेती में यूज करें। टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं, उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट्स फाइंड आउट करें। वर्क विद नेचर टू ट्रीट सीवेज, हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना है। और जो ये 4 R हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, इसके यूज करते हुए हमें वेस्ट को अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है या फिर रीयूज करना है एंड रिसाइकल करना है। जो रिसोर्स वेस्टेज है, जो सोर्स से ही वेस्ट होती है, उसको कम कीजिए। रिड्यूस पावर्टी, पावर्टी कम होगी तो लोग समझदार होंगे, वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। जितने लोग पढ़ेंगे उतने ही जो है पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। एंड रिड्यूस बर्थ रेट, पॉपुलेशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम वाटर कम से कम यूज करें, वाटर को प्रिजर्व कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें और उसके बाद वाटर की वेस्टेज को रोक सकें। अब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, हम कैसे योगदान देंगे? सबसे पहले ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट यूज करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जगह पर खेतों में। तो सबसे ज्यादा जो है वाटर को हम पोल्यूट होने से बचा सकेंगे। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे खेतों में। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यदि तो खेत वाटर बॉडी के नजदीक हैं, यदि मान लीजिए तालाब के नजदीक हैं, पॉन्ड के नजदीक हैं, लेक के नजदीक हैं, तो कभी भी हमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स खेतों में नहीं डालने चाहिए। हम ऑर्गेनिक फूड ग्रो करेंगे और वही खरीदेंगे। हम वाटर फ्रेशनर का यूज नहीं करेंगे टॉयलेट्स में, वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। अनवांटेड जितनी भी दवाइयां हैं वो टॉयलेट में फ्लश आउट नहीं करनी है, वो भी वाटर को पोल्यूट करती हैं क्योंकि केमिकल्स होते हैं। और हमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स हैं, ऑयल है, सॉल्वेंट हैं या दूसरे प्रोडक्ट जो केमिकल के बने हैं, वो जो हार्मफुल केमिकल्स के बने होते हैं, उनको कभी भी ड्रेन में या वाटर सोर्स में नहीं डालना है।
जिससे कि हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकें। तो ये सारी के सारे स्टेप्स वो हैं जो हम इजीली कर सकते हैं और प्रकृति को पोल्यूशन फ्री बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है, पोल्यूशन को अवॉइड करना है। वाटर पोल्यूशन यदि नहीं होगा तो ह्यूमंस हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे और हम अच्छे से जी पाएंगे। जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।